वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बच्चा, अभी तक हमने अध्याय 4 के सभी प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 5, जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। देखिए, इसे हम एकदम आराम से समझते कि इसमें बेसिकली आप सभी को थ्योरी पार्ट पढ़ना है। यदि आप सभी ने थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया तो 2 प्रश्नावली 5.1 प्रश्नावली 5.2 दोनों ही थ्योरी से संबंधित है, और आज मैं उस थ्योरी को आप सभी को अच्छे से समझाऊंगा। तो देखिए बच्चा, यहाँ पे देखिए शब्द है यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड एक गणितज्ञ हुए हैं, उनका नाम हुआ है। और ज्यामिति, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ज्यामिति क्या होता है। ज्यामिति का परिचय, ठीक है। ज्यामिति को अंग्रेजी में बोलते हैं जियोमेट्री। देखिए, ज्यामिति का अंग्रेजी रूप होता है जियोमेट्री। यदि हम जियोमेट्री शब्द को तोड़ें तो यह यूनान के 2 शब्दों यानी जियो और मेट्री, इन दोनों को मिलाकर बना हुआ है। जियो, यदि हम जियो का अर्थ देखें तो जियो का मतलब होता है भूमि, और मेट्री का मतलब होता है मापन। यदि सरल शब्दों में हम इसे समझें तो किसी भी भूमि का मापन करना ज्यामिति कहलाता है। आप लोग भूगोल में भी पढ़े होंगे, भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जियोग्राफी। जियो मतलब भूमि और ग्राफी मतलब अध्ययन करना, यानी भूमि के बारे में अध्ययन करना कि भूमि का निर्माण कैसे हुआ है, किस प्रकार मिट्टी बने हैं। इसी प्रकार जो भूमि का मापन करना ज्यामिति के अंतर्गत आता है। अब ज्यामिति का अभी अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। ज्यामिति का ये नहीं हुआ कि अभी शुरुआत हुई, ज्यामिति की शुरुआत बहुत वर्षों पहले हो चुकी थी। किस प्रकार? जैसे कि आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे नील नदी में हर एक साल बाढ़ आती थी। जो नील की नदी के किनारे लोग रहते थे वे अपने खेत में फसलों को उगाते थे। तो जब बाढ़ आती थी तो उनके खेत में जो परिसीमा बनी हुई थी, परिसीमा करते कि वे अपने खेतों को चारों ओर से बांध के रखते थे ताकि पानी यहाँ पे बहे नहीं। तो जब बाढ़ पानी आता था तो इस जो किनारे रहते थे उसे पूरा बहा के ले जाता था। तो फिर से वे जो नील नदी के जो मिस्र के लोग होते थे फिर से उन पर इस सीमाओं को बनाते थे। तो उन्हें कैसे ज्ञात होता था कि हमारा जो खेत है वो इतना परिसीमा में है, फिर उसके बाद दूसरे का खेत है। तो उस समय भी उन लोगों के पास ज्यामिति की नॉलेज थी, परंतु उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं थी कि ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसी प्रकार हम लोग यदि भारत में बात करें, भारत में आप सभी सबसे प्राचीन हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, उन सभी में ज्यामिति और क्षेत्र विधि यानी जियोमेट्री और मेंसुरेशन, इन दोनों का प्रयोग किया गया है। किस प्रकार? देखिए, आप सभी ने वहाँ पे देखा होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता में सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण बनाती थी, ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ग्रिड पद्धति का उपयोग हुआ था। वहाँ का जो शहर का आकार था वो त्रिभुजाकार था। तो यहाँ पर किस प्रकार बसाया गया? वो त्रिभुज समकोण काटती थी, नालियों की व्यवस्था थी, वहाँ के ईंटों का जो अनुपात होता था 4:3:2 होता था। तो यह किस प्रकार बताया हो गया? उनके पास भी नॉलेज थी लेकिन प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं था, वे उनके पास परिभाषित नहीं कर पाए थे। तो इससे शुरुआत होती है। एक गणितज्ञ हुए हैं जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने सबसे पहले जो ज्यामिति का वर्णन किया, और उनके एक शिष्य हुए जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस पर में आप लोग पढ़ लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आप सभी ने पढ़ा है। तो इन्हीं के शिष्य थे पाइथागोरस। उन्होंने ही जो ज्यामिति के सिद्धांतों का वर्णन किया। फिर आगे जाके एक मिस्र में एक अलेक्जेंड्रिया के शिक्षक हुए हैं जिनका नाम था यूक्लिड। अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड के बारे में। यूक्लिड उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में उन्होंने 13 अध्याय लिखे हैं। उनके 13 अध्याय में विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। उनके अध्याय जो बुक था या फिर ग्रंथ बोल सकते हो, उसमें प्रॉपर बताया गया है कि इसे बिंदु कहते हैं। बिंदु की एक परिभाषा दी गई है, बिंदु क्या होती है, रेखा किसे कहते हैं, रेखा खंड क्या होता है, एक प्रॉपर परिभाषा दी गई है। तो जो गणितीय के ज्यामिति
तो जो ज्यामिति का परिभाषा दी गई है वो यूक्लिड जी के द्वारा पर दी गई है। अब देखिए आगे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि यूक्लिड जी के द्वारा कौन कौन सी परिभाषा दी गई है। हमने एलिमेंट्स की पुस्तक 1 में 30 प्रकार की परिभाषाएं दी है। देखिए जो उसमें से कुछ परिभाषाएं आप सभी के सामने एडिटर यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषा दी गई, प्रथम परिभाषा दी गई है कि जो एक बिंदु है उसका कोई भाग नहीं होता है। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। या आप लोग बोल सकते हैं कि बिंदु वह होती है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं होती है। ठीक है, मैंने एक बिंदु खींचा, क्या इसकी कोई लंबाई है? नहीं है। क्या इसकी कोई चौड़ाई है? चौड़ाई तो हो सकती है, इसी तरह चौड़ाई हो सकती है, लेकिन उसकी कोई ऊंचाई नहीं हो सकती। यानी एक बिंदु की कोई भी लंबाई या ऊंचाई नहीं हो सकती। दूसरा दे रखा है कि एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। इसका मतलब क्या हुआ? चौड़ाई रहित लंबाई। मैंने एक रेखा खींचा, अब दे रखा है कि जो एक रेखा है वो चौड़ाई रहित लंबाई। यदि आप लोग रेखा को देखो ध्यान से तो इसकी लंबाई तो है लेकिन इसकी कोई भी चौड़ाई नहीं होती। तो लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो कुछ तो चौड़ाई है, यहाँ तो नाम सब थे, लेकिन नहीं बच्चा, रेखा जो वास्तव में होती है जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। तीसरा दे रखा है एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। अब ये रेखा है, यहाँ भी कुछ बिंदु होंगे, यहाँ भी कुछ बिंदु होंगे, यानी ये बिंदु से लेकर इस बिंदु को यहाँ पे मिलाया गया होगा। आगे दे रखा है एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। अब रेखा किस प्रकार खींची गई होगी? रेखा एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु 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 बिंदु, इसे हम लोग मिला दें तो एक रेखा का निर्माण होता है। अर्थात यदि बिंदुओं से मिलाया जाए तो एक रेखा का निर्माण होता है, या कह रहा है। आगे दे रखा है सरफेस। सरफेस के बारे में कहा गया है कि जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो चाहिए ही क्या? लंबाई और चौड़ाई ही तो चाहिए। तो देखिए वास्तव में ये कह रहे हैं कि जो सरफेस होता है उसका लंबाई भी होता है और चौड़ाई भी होता है। नेक्स्ट है कि एक समतल पृष्ठ प्लेन सरफेस एक ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित होता है। तो यह थे मुख्य रूप से 7 परिभाषाएं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड की अभिधारणा और अभिगृहित। अब देखिए अभिगृहित और अभिधारणा होती क्या है? अभिगृहित वह होता है जो ज्यामिति के साथ साथ पूरे गणित के लिए सार्वभौमिक सत्य होता है। अर्थात मैंने अभिगृहित, यहाँ पे देखिए अच्छा से समझ लीजिए इसे। नेक्स्ट है अभिधारणा। अभिगृहित उसे बोलेंगे जो ज्यामिति के साथ साथ पूरे मैथ में कहीं भी अप्लाई हो सकता है। यदि हमने अभिगृहित में लिखा 2 + 2 तो यह क्या होगा? 2 + 2 = 4 ही होगा। यदि आप इसे ज्यामिति में देखोगे तो अब इसका मान 4 ही आएगा। कहीं और भी गणित में सूत्र में लगाओगे तो उसका भी मान 4 ही आएगा। अर्थात अभिगृहित जो होता है वो सार्वभौमिक सत्य होता है या कहीं भी अप्लाई हो जाता है। दूसरा होती है अभिधारणा। अभिधारणा केवल ज्यामिति से ही संबंधित होती है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि एक बिंदु मैंने लिया A और दूसरा बिंदु मैंने लिया B, तो एक बिंदु A से B तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अब यह बात केवल ज्यामिति में ही आप पढ़ोगे, आप मैथ में और कहीं भी नहीं पढ़ोगे कि एक A से लेकर के B तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो यह अभिधारणा केवल ज्यामिति में ही होती है और अभिगृहित सभी जगह पर अप्लाई हो सकता है क्योंकि यह सार्वभौमिक सत्य होता है। हम लोग पढ़ते हैं जो यूक्लिड द्वारा दी गई अभिधारणा और यूक्लिड द्वारा दी गई अभिगृहित को। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि और अच्छे से समझा पाऊँ। सबसे पहले यहाँ पे अभिगृहित लिख लेते हैं और हम लोग पढ़ेंगे अभिधारणा। प्रथम अभिगृहित लगा दीजिए। प्रथम अभिगृहित दे रखा है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। पहले दे रखा है कि वे
वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। मैंने एक वस्तु लिया यहाँ पे, मान लीजिए त्रिभुज बनाया। अब मैं इसके त्रिभुज का नाम दे रहा हूँ ए बी सी, ठीक है। अब एक और त्रिभुज मैंने बनाया जिसका नाम लिखा पी क्यू आर, और मैंने एक और त्रिभुज बनाया जिसका नाम लिखा आर एस टी। तीन त्रिभुज हैं। मैंने लिखा त्रिभुज ए बी सी बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर के, और फिर मैंने लिखा त्रिभुज ए बी सी बराबर है त्रिभुज आर एस टी के। अब देखिए इसी में दे रखा है कि वे वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर, वे वस्तुएं यानी ए बी सी एक वस्तु या मान सकते त्रिभुज है जो पी क्यू के आर बराबर है, और ए बी सी यहाँ पे दो वस्तुएं हैं एक ही वस्तु के बराबर है। अर्थात तब त्रिभुज ए बी सी और बराबर होगा तब त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होगा त्रिभुज आर एस टी के। जब ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज ए बी सी के बराबर है और आर एस टी भी ए बी सी के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर ही होंगी। कहने का मतलब यह। अब लोग एक और तरीके से समझिए। मान लीजिए आप सभी के पास एक पेज है और आपके दोस्त के पास भी एक बैग है और आपके एक और मित्र के पास बैग है। एक का नाम है ए, एक का नाम बी और एक का नाम है सी। कह रखा है कि जो ए का बैग है वो बी के बैग के बराबर है और जो सी का बैग है वो भी बी के बैग के बराबर है। तो आप लोग क्या नहीं बोल सकते हो कि ए और सी का बैग भी बराबर होगा ना। तो इसी प्रकार यदि दो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो तो वे दोनों वस्तुएं भी आपस में बराबर ही होती है। दूसरा दे रखा है यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। दूसरा समझिए, दूसरा दे रखा है कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। अब अभी गृहित है तो यह सभी जगह सत्य होगा। इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे यदि बराबरों को बराबर में, यहाँ पे दो और दो बराबर कर लेते हैं। बराबरों को बराबर है और दोनों में यदि कुछ जोड़ा जाए यानी दोनों में एक ही वस्तु जोड़ा जाए, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, इसमें यदि हम लोग एक जोड़ेंगे और इसमें भी यदि एक जोड़ेंगे तो जो पूर्ण भी आएगा यानी जो इसका हल करने पर आएगा वो भी बराबर ही होगा। ठीक है, दो में से एक जोड़ेंगे तो तीन, दो में से एक जोड़ेंगे तीन। यहाँ पे x है और x है, दोनों बराबर है। यदि दोनों में हम लोग x जोड़ रहे हैं और यहाँ पे भी x जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, x 2x और x 2x ही होगा। क्या कह रखा है? तीसरा दे रखा है कि यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ रहे थे, घटा लेते हैं। तीसरा में मान लीजिए दो में से एक को घटा, यहाँ पे दो और दो को बराबर कीजिए, दो में से एक घटाइए, यहाँ पे भी दो में से एक घटाइए, क्या बचेगा, दो, और यहाँ पे एक और यहाँ पे बचेगा एक। तो दोनों जगह एक और एक भी बचेगा यानी उसका शेषफल भी बराबर होगा। चौथा दे रखा है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। अब इसी का इम्पोर्टेंट देखिए, संपाती का मतलब क्या होता है? संपाती का मतलब होता है कि वो उस में फिट हो जाए। जैसे मेरे पास एक दो पेपर का टुकड़ा है, यदि इस दोनों पेपर के टुकड़े परस्पर संपाती, संपाती का मतलब क्या होगा, यदि इस पेपर के टुकड़े को मैं इसके आगे रख दूं तो यह जो पीछे वाला पेपर का टुकड़ा है वो आगे वाले पेपर के टुकड़े से पूरी तरह कवर हो जाएगा। इसका हल्का सा भी भाग आप सभी को नजर नहीं आएगा। अर्थात संपाती का मतलब वह हुआ कि यदि हम लोग एक आकृति को उस, यहाँ पे दो आकृति है और इस आकृति को हम लोग इसमें रख दें तो जो पीछे की आकृति है उसकी आकृति का एक जरा सा भी भाग नजर नहीं आए, यानी दोनों आकृति बराबर हो। तो वही कह रखा है कि यदि दो वस्तु परस्पर संपाती हो तो एक दूसरे के बराबर होती है। मान लीजिए ये हमारा हाथ है, हाथ तो परस्पर संपाती है। संपाती का मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर है। ये देखिए यदि हम लोग एक हाथ को दूसरे हाथ में रखते हैं तो हमारा पीछे वाला हाथ नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि दोनों हाथ हमारा बराबर है। तो
ये दोनों इससे ढक जाता है, कवर हो जाता है। ये था। पांचवा दे रखा है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। देखिए मान लीजिए हम लोग एक खेत लेते हैं, ठीक है, खेत लिए और इसका एक भाग लिए, यहाँ से एक भाग इसका हम लोग अलग कर लिए। अब ये इसका भाग हुआ। अब जो पूर्ण है वो अपने भाग से बड़ा है, ये तो नजर क्या रहा है, क्योंकि जो पूर्ण होता है अपने भाग से हमेशा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसका कुछ ही भाग हमने लिया, तो पूर्ण तो हमेशा बड़ा ही होगा। मान लीजिए भारत की बात करते हैं। भारत में विभिन्न विभिन्न प्रकार के राज्य हैं। अब हम लोग बोलें कि जो भारत है एक पूर्ण है और राज्य उसके भाग हैं, तो जो भारत है वो तो हमेशा पूर्ण अपने भाग से वो हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक ना। अब ये देखिए, यह एक मार्कर है और ये इसका ढक्कन है, ये पूरा पूर्ण है। यदि इसका हम एक भाग निकालते हैं तो देखिए बताइए दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है या ये? तो ये बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि यह पूर्ण है और यह पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा ही होता है। यह है। छठा दे रखा है कि एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगने। छठा, एक ही वस्तु यानी हम लोग लेते हैं 2 और यहाँ पे भी ले लेते हैं 2, तो इसके दुगने परस्पर बराबर होते हैं, यानी इसको भी 2 से गुना कर दें, इसको भी 2 से गुना कर दें, यहाँ भी आएगा 4, यहाँ भी आएगा 4। सातवां दे रखा है कि एक वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु ले लेते हैं, जैसे यहाँ भी ले लिए 3 और यहाँ भी ले लिए 3, इसका आधा करेंगे और इसका आधा करेंगे, तो यहाँ पे भी आएगा 1 सही 1/2 और यहाँ पे भी आएगा 1 सही 1/2, तो यहाँ पे 1.5 आएगा और इसमें भी 1.5 आएगा, यानी दोनों बराबर आएंगे। ये थे 7 अभिग्रहित, और जो अभिग्रहित होती है वह सभी जगह अप्लाई होती है। याद है कि सिर्फ देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ एक रेखा और यहाँ पे लंब, यहाँ पे सिर्फ रेखा, रेखाखंड, बिंदु, इन सब के कभी जिक्र ही नहीं हुआ, या पूरे वास्तव में या पूरे गणित के लिए अप्लाई होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब यूक्लिड के अभिधारणा। अभिधारणा केवल ज्यामिति से ही संबंधित होती है। अभिधारणा नंबर 1 को लगाइए। तब तक मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, आप लोग पढ़िए। दे रखा है कि एक ही बिंदु, अभिधारणा नंबर अभिधारणा नंबर 1 दे रखा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है। अब यह देखिए, यह आप लोग केवल सिर्फ ज्यामिति में ही पढ़ोगे। प्रथम अभिधारणा दे रखा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती। अब एक बिंदु मान लेते हैं ए और दूसरी बिंदु मान लेते हैं हम लोग बी। अब एक बिंदु ए और एक बिंदु बी, इन दोनों बिंदुओं को हम एक सरल रेखा से मिलाते हैं, तो क्या बना? यह एक रेखा बना। तो यह कह रखा है कि एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा रखी है। वास्तव में यूक्लिड जी कहना चाहते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। आप लोग 2 नहीं खींच सकते। मान लो यहाँ से आप लोग ऐसे नहीं कि यहाँ से एक ऐसी करके हम लोग रेखा, या एक रेखा नहीं, रेखा जो एक सीधा हो। तो कह रखे हैं कि एक बिंदु ए से एक बिंदु एक दूसरे बिंदु तक केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। दूसरा दे रखा है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा यानी टर्मिनेटेड लाइन। हम एक शांत रेखा मानते हैं, यहाँ पे है बिंदु ए और यहाँ पे एक बिंदु है बी। इन दोनों बिंदुओं को यहाँ पे शांत है, यहाँ पे 2 बिंदु से मिला हुआ है और यह शांत है। क्या हम लोग इस बिंदुओं को और आगे बढ़ा सकते हैं और इधर बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे और लाइन इधर बढ़ा दीजिए, इसी प्रकार यहाँ पर भी और लाइन बढ़ा दीजिए। तो एक शांत रेखा अनिश्चित रूप से ही, इसका कोई अंत नहीं है, या इधर कहीं भी चली जाएगी और या इधर भी कहीं जाएगी, यानी अनिश्चित रूप से यह बढ़ाई जा सकती है। तो अभिधारणा नंबर 2 था। अभिधारणा नंबर 3 दे रखा है
कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। वृत्त के लिए क्या क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए और केंद्र चाहिए। तो किसी को भी केंद्र मानकर, यानी हम लोग इसको केंद्र माने और इसकी त्रिज्या से एक वृत्त खींच सकते हैं। तो या तो हम लोग आकृति में ही देख रहे हैं खींचा जा सकता है। तो किसी को भी केंद्र मान लीजिए, यहाँ पे हम लोग इसको केंद्र माने और त्रिज्या हम लोग इसकी इतनी ले लिए, तो इसकी हम लोग वृत्त खींचा जा सकता है। मान लीजिए हम लोग इतना ही केंद्र माने और यहाँ पे भी वृत्त खींचा जा सकता है। यानी किसी को भी केंद्र मानकर और कितनी भी त्रिज्या लेकर हम लोग वृत्त खींच सकते हैं। हालांकि उसका आकार बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन वो यदि हम लोग इसका इतना भी त्रिज्या माने तो भी होगा, यदि हम लोग इसका इतना बड़ा भी त्रिज्या मान लें तो भी एक वृत्त होगा। ठीक है, वृत्त होगा। तो देखिए यह दे रखा है अभिधारणा नंबर 3। अभिधारणा नंबर 4 दे रखा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर का मतलब क्या हुआ? समकोण होता है क्या? समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। अभी 90 डिग्री का कोण का मतलब ही होता है कि समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के बराबर ही होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाता हूँ, यहाँ पे कोण है 90 डिग्री और यहाँ पे भी मैं त्रिभुज बनाता हूँ समकोण त्रिभुज और यहाँ पे 90 डिग्री एक कोण दे रखा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका जो 90 डिग्री है वो इसकी 90 डिग्री के बराबर होगा। 90 डिग्री हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। आगे दे रखा है अभिधारणा 5 दे रखी है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। इससे आराम से समझिएगा। इससे रिलेटेड प्रश्नावली 5.2 में पूरा एक इससे रिलेटेड प्रश्नावली 5.1 का अंतिम प्रश्न है, तो इसका भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो वो प्रश्न और भी आसानी तरीके से समझ में आएगा। इसीलिए मैं इसे एकदम आराम से समझा रहा हूँ। पांचवी अवधारणा दे रखा है कि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, देखिए एक सीधी रेखा मान लीजिए यह एक सीधी रेखा है, यह दो सीधी रेखाओं पर गिर रही है। एक सीधी रेखा यह मान लेते हैं और यह एक सीधी रेखा यह मान लेते हैं। एक सीधी रेखा यह मान लेते हैं, दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यानी एक सीधी रेखा यहाँ से ऐसे और दूसरी सीधी रेखा यहाँ से ऐसे आ रही है, गिरकर एक ही और अंतःकोण इस प्रकार बनाए। एक ही और अंतःकोण यानी यहाँ पे भी अंतःकोण बन रहा है और यहाँ पे भी अंतःकोण, अंत मतलब अंदर कोण यहाँ पे बन रहा है, बनाए अंतःकोण इस प्रकार कि दोनों कोणों का योग मिलकर, दोनों कोणों का योग मिलकर समकोण से कम हो, समकोण से कम हो तो वे सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने वाली उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। अर्थात समकोण से कम का मतलब क्या हुआ? समकोण से कम का मतलब हुआ कि वह कोण 90 डिग्री से कम हो, यही ना, समकोण से कम यानी 90 डिग्री से कम हो, ऐसे होगा 90 डिग्री से वह कम हो। यहाँ पे 90 डिग्री से कम होगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री से यदि कम होगा तो वह उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। दो समकोणों का योग से कम हो, दो समकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री और उससे कम ही होगा,
ओबियसली बात है, अगर यह 180 डिग्री के बराबर ही हो जाएगा तब तो ये रेखाएं समांतर हो जाएगी, और समांतर रेखा कभी मिलेगी नहीं मिलेगी। इसीलिए इसका मान हमेशा इन दोनों का योग 180 डिग्री से कम होता है, तभी तो यहाँ पे 90 से कम होता है। तो आकृति हम लोग इसे समझ लीजिए। तो यह थे अभिधारणा नंबर 5। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1। आप सभी को अभिगृहित अभिधारणा इसे कॉपी में रखकर 2-3 बार रिवाइज कर लेना है बच्चे। देखिए अभिगृहित को तो रटना नहीं है, सबसे पहले तो सार्वभौमिक सत्य है, आप सभी को याद ही हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस अभिधारणा और अभिगृहित को 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, तब उस प्रश्नावली 5.1 के वीडियो को उसके बाद देखिएगा, तो वह चीज़ आप सभी को समझ में आएगी। तो धन्यवाद आप सभी को। यदि आप सभी ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और हाँ, यदि आप सभी ने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई को करते रहिए।